भारत के रहस्य, एक खोजी सफर, इतिहास और रहस्यवाद के बीच भारत एक रहस्यमयी भूमि। भारत यह शब्द केवल एक राष्ट्र को नहीं दर्शाता, बल्कि एक ऐसी प्राचीन सभ्यता को परिभाषित करता है जो हजारों वर्षों से धर्म, दर्शन, विज्ञान, कला और रहस्यवाद का संगम रही है। यह भूमि सिर्फ भौगोलिक सीमाओं में बंधा देश नहीं, बल्कि अनुभवों, प्रतीकों और ज्ञान की एक जीवित परंपरा है। यहाँ हर पत्थर के नीचे कोई कथा दबी है, हर मंदिर की दीवारों पर इतिहास की गूंज है और हर गांव की पगडंडी किसी अनकहे रहस्य की ओर इशारा करती है। भारत की आत्मा उसके उन प्रश्नों में बसी है जिनका उत्तर आज भी समय नहीं दे पाया है। इस डॉक्यूमेंट्री शैली की कहानी में हम आपको एक ऐसे रोमांचक सफर पर ले चलेंगे जहां इतिहास और रहस्य एक दूसरे से टकराते हैं। हम जानेंगे उन सभ्यताओं के बारे में जो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गईं, उन नगरों के बारे में जो अब समुद्र की गहराइयों में दफन हैं, और उन घटनाओं के बारे में जिन्हें आज भी विज्ञान और तर्क की सीमाओं से परे माना जाता है। आपने राम सेतु के बारे में सुना होगा। क्या वह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है या उसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी छिपी है? आपने सम्राट अशोक के 9 अज्ञात पुरुषों का उल्लेख भी अवश्य सुना होगा। क्या वह एक प्राचीन गुप्त समाज था जिसका अस्तित्व आज भी कहीं छुपा हुआ है? और क्या सिंधु घाटी सभ्यता सच में किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से समाप्त हुई थी, या उस विनाश के पीछे कुछ ऐसा था जिसे जानबूझकर दबा दिया गया? भारत का इतिहास केवल पुस्तकों में नहीं बसा है, वह जीवित है लोक कथाओं में, लोकगीतों में, मंदिरों की घंटियों में और पगडंडियों की धूल में। ऐसे अनेक रहस्य हैं जिन पर कभी स्कूलों में पढ़ाया नहीं गया और न ही टेलीविजन चैनलों ने उन्हें पूरी गहराई से उजागर किया। हमारा उद्देश्य है आपको इतिहास की एक नई दृष्टि देना, जहां आप तिथियों और युद्धों से परे जाकर उन अनसुलझे रहस्यों को देखें जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये वही रहस्य हैं जो प्रेरणा बन सकते हैं अगर हम उन्हें समझने का प्रयास करें। तो आइए आरंभ करें एक ऐसे अद्भुत सफर की जो आपको समय की सीमाओं के पार ले जाएगा, एक ऐसे भारत में जहां प्राचीनता और रहस्यवाद एक दूसरे से गले मिलते हैं। हर भाग में हम आपके सामने लाएंगे एक नया रहस्य, एक नई कहानी और एक नया विश्लेषण जो आपको सिर्फ चौंकाएगा नहीं, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करेगा। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है। इसमें प्रस्तुत हर तथ्य ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक खोजों और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित होगा। लेकिन प्रस्तुतिकरण ऐसा होगा जैसे आप किसी रहस्यमय थ्रिलर को देख रहे हों, पर हर दृश्य, हर संवाद एक सच्चाई को उजागर करता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप प्रवेश करने वाले हैं उस भारत में जिसे न केवल दुनिया ने भुला दिया, बल्कि शायद हमने स्वयं भी पीछे छोड़ दिया। यह है भारत के रहस्य। भाग 1, सिंधु घाटी, एक गुमशुदा सभ्यता। भारत के रहस्य, एक खोजी सफर। इतिहास और रहस्यवाद के बीच हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दो नाम भारतीय इतिहास में इतने प्रसिद्ध हैं कि इन्हें सुनते ही एक प्राचीन और विकसित सभ्यता की झलक आंखों के सामने उभर आती है। सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक थी, लेकिन आज भी इसके पतन के पीछे छिपे रहस्य हमारी समझ से परे हैं। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच फैली हुई थी और इसने अपने समय में नगर नियोजन, स्वच्छता प्रणाली और व्यापार नेटवर्क में ऐसे मानक स्थापित किए थे जो कई सौ वर्षों बाद भी दुनिया में देखने को नहीं मिले। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हड़प्पा वासियों के पास अपनी एक लिखावट थी, लेकिन आज तक हम उस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। हड़प्पन लिपि एक अबूझ रहस्य बनी हुई है। कई विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका। एक और बड़ी पहेली है, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ?
कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन जलवायु परिवर्तन या नदियों की दिशा बदलना, जैसे कि घग्घरहकरा नदी का सूख जाना, इसके विनाश का कारण बना। अन्य सिद्धांतों में विदेशी आक्रमण या आंतरिक सामाजिक विघटन को भी इसका कारण माना गया है। क्या यह संभव है कि हड़प्पा के लोग किसी अन्य भूमि की ओर चले गए हों? क्या उन्होंने अपनी पहचान बदलकर किसी नए रूप में जीवन की शुरुआत की हो? ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं। पुरातात्विक खोजें, जैसे कि उन्नत जल निकासी प्रणालियां, एक जैसे आकार की ईंटें और विशाल भंडारण गृह, यह दर्शाते हैं कि ये लोग तकनीकी और सामाजिक रूप से अत्यंत संगठित थे। लेकिन किसी भी खुदाई स्थल पर कोई भव्य महल, मंदिर या राजा का प्रमाण नहीं मिला है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि यह सभ्यता शायद समतावादी थी, जहां लोगों के बीच अत्यधिक सामाजिक भेदभाव नहीं था। एक और रहस्य यह है कि हड़प्पा के लोग किस देवता की पूजा करते थे। यहां से प्राप्त मूर्तियों में एक प्रोटोशिव की मूर्ति भी शामिल है, जिसे कुछ लोग पशुपति का रूप मानते हैं। क्या यह हिंदू धर्म का प्रारंभिक रूप था, या यह कुछ और था? सिंधु घाटी सभ्यता केवल एक प्राचीन इतिहास नहीं, बल्कि इस बात की याद दिलाती है कि भारत की जड़ें कितनी गहरी और रहस्यमयी हैं। यह हमें यह सिखाती है कि हर कहानी किताबों में नहीं होती, कुछ कहानियां जमीन के नीचे धूल में दबी होती हैं, और उन्हें खोजकर उजागर करना हमारा कार्य है। यह तो बस शुरुआत है। अगला भाग आपको ले चलेगा उन शहरों की ओर जो समुद्र की गहराइयों में छिपे हैं, जहां कहानी और इतिहास एक दूसरे से टकराते हैं। भाग 2, खो गए शहर, द्वारका, लोथल और अन्य, भारत के रहस्य, एक खोजी सफर। इतिहास और रहस्यवाद के बीच भारत के इतिहास में कई ऐसे नगर हैं जो समय के साथ या तो मिट गए या समुद्र की गहराइयों में समा गए। ये खोए हुए शहर केवल किंवदंतियों का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि इनमें से कई का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों, वेदों और पुराणों में भी मिलता है। उन्हीं में से एक सबसे रहस्यमय नगर है द्वारका। द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण का नगर कहा गया है, इतिहास और धार्मिक विश्वास के बीच एक अद्भुत सेतु बनाता है। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र तट पर द्वारका का निर्माण किया था। कई वर्षों तक द्वारका को मात्र एक पौराणिक कथा माना जाता रहा, लेकिन 1980 के दशक में जब भारत के समुद्री पुरातत्व विभाग ने गुजरात के सोमनाथ के पास समुद्र में खोज की, तब कुछ ऐसे अवशेष मिले जिन्होंने सबको चौंका दिया। समुद्र की गहराई में खोज के दौरान प्राचीन पत्थरों की दीवारें, घरेलू वस्तुएं और एक सुव्यवस्थित नगर का खाका मिला। इन सब चीजों ने द्वारका के अस्तित्व को केवल आस्था नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी संभव बना दिया। यह आज भी शोध का एक सक्रिय क्षेत्र है, जहां हर साल नए प्रमाण सामने आ रहे हैं। एक और प्राचीन नगर था लोथल, जो वर्तमान गुजरात में स्थित था। लोथल एक समुद्री बंदरगाह था जहां से व्यापार पश्चिम एशिया तक होता था। यहाँ एक डॉकयार्ड मिला है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना डॉक माना जाता है। इसका अर्थ है कि प्राचीन भारत के लोग समुद्री यात्रा और व्यापार में अत्यंत कुशल थे। लेकिन इन नगरों से जुड़ा एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि ये सब नगर आखिर क्यों और कैसे लुप्त हो गए। क्या कोई प्राकृतिक आपदा, जैसे कि सुनामी या भूकंप, इन्हें निगल गई, या फिर समय के साथ इनका अस्तित्व किसी रहस्य में बदल गया? दुनिया भर में कई ऐसे नगर खोजे गए हैं जो समुद्र के नीचे दबे पाए गए, जैसे कि एटलांटिस, जिसका उल्लेख यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने किया था। लेकिन द्वारका और लोथल जैसे भारतीय नगर इन कथाओं से अलग हैं, क्योंकि यहाँ हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। ये कहानियां केवल लुप्त नहीं हुई, बल्कि आज भी पानी के नीचे जीवंत हैं। जब हम इन खोए हुए नगरों की बात करते हैं, तो यह समझना आवश्यक हो जाता है कि भारत का इतिहास रेखीय, लिनियर नहीं, बल्कि चक्रीय, सर्कुलर रहा है। यहाँ हर युग का उदय और पतन बार बार होता रहा है।
और उन्हीं युगों के बीच कुछ नगर, कुछ संस्कृतियां कहीं खो गई हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं मिटी। अगले भाग में हम चलेंगे एक ऐसे रहस्य की ओर जिसका उल्लेख हम सभी ने सुना है, राम सेतु। क्या यह केवल एक धार्मिक कथा है या विज्ञान की एक सच्चाई? तैयार हो जाइए रहस्य और विज्ञान के बीच एक नए सफर के लिए। भाग 3, राम सेतु, विज्ञान या कल्पना। भारत के रहस्य, एक खोजी सफर, इतिहास और रहस्यवाद के बीच। राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में स्थित एक प्राचीन पत्थरों की श्रृंखला है जो सदियों से रहस्यों से घिरी रही है। हिंदू धर्म के अनुसार यही वह पुल है जिसे भगवान श्री राम की वानर सेना ने लंका पहुंचने के लिए बनाया था। लेकिन क्या यह कथा केवल धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी छुपी हुई है? नासा के उपग्रहों से प्राप्त कुछ चित्र राम सेतु के अस्तित्व को दर्शाते हैं। यह पत्थरों की एक लंबी श्रृंखला जैसी प्रतीत होती है जो भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली हुई है। यह श्रृंखला किसी प्राचीन योजित निर्माण का प्रमाण हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक प्राकृतिक भूआकृतिक संरचना, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, हो सकती है जो समय के साथ प्राकृतिक रूप से बनी है। लेकिन कई भारतीय पुरातत्ववेत्ता और अनुसंधानकर्ताओं का दावा है कि इनमें से कुछ पत्थर कृत्रिम रूप से रखे गए हैं, जिन्हें समुद्री प्रवाह को रोककर व्यवस्थित रूप से जोड़ा गया था। 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने एक शपथपत्र में कहा था कि राम सेतु का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इस वक्तव्य से देश में भारी विवाद उत्पन्न हो गया। अनेक धार्मिक संगठनों और आम जनता ने इसका विरोध किया, क्योंकि राम सेतु उनके लिए केवल एक संरचना नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक था। कुछ पुरातात्विक अध्ययनों के अनुसार यह सेतु लगभग 7000 वर्ष पुराना हो सकता है। यदि यह सत्य है तो इसका अर्थ है कि प्राचीन भारत में ऐसी उन्नत इंजीनियरिंग और मानव श्रम शक्ति थी जो इतने विशाल पुल का निर्माण कर सके। यह कथा केवल धर्म और इतिहास का संगम नहीं बल्कि प्राचीन तकनीकों की गवाही भी देती है। राम सेतु से जुड़ा एक और आकर्षण यह है कि इस पर चलते समय समुद्र की गहराई अत्यंत कम हो जाती है। यह एक प्राकृतिक संयोग हो सकता है या फिर एक सटीक और योजनाबद्ध निर्माण का परिणाम। कुछ रिपोर्टों में यह भी उल्लेख है कि वहां कुछ ऐसे पत्थर पाए गए हैं जो पानी में तैरते हैं, जिन्हें पमिस स्टोन कहा जाता है। यह तथ्य इस दिशा में इशारा करता है कि यह सेतु केवल प्रकृति की देन नहीं बल्कि सोच समझकर बनाया गया एक अद्भुत निर्माण हो सकता है। इन सभी प्रमाणों और कथाओं के साथ राम सेतु एक धार्मिक, वैज्ञानिक और रहस्यमय स्थल बन गया है। क्या यह सच में भगवान राम की सेना द्वारा निर्मित पुल है, या यह केवल एक भूवैज्ञानिक संरचना है जो धार्मिक कथाओं का रूप ले चुकी है? यह प्रश्न आज भी जीवित है और शायद आने वाले वर्षों में इसके उत्तर सामने आएं। अगले भाग में हम विचार करेंगे एक और प्राचीन रहस्य पर, सम्राट अशोक और 9 अज्ञात लोग। क्या प्राचीन भारत में कोई ऐसी गुप्त संस्था थी जो विशेष ज्ञान की रक्षा करती थी? तैयार हो जाइए एक और चौंका देने वाले रहस्यमय सफर के लिए। भाग 4, अशोक और 9 अज्ञात लोग, भारत के रहस्य, एक खोजी सफर, इतिहास और रहस्यवाद के बीच। सम्राट अशोक एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में धर्म, अहिंसा और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अशोक की गाथा में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आम जनमानस से आज भी अनजाना है। यह है 9 अज्ञात लोगों का रहस्य। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक ने रक्तपात और हिंसा को त्याग कर अहिंसा का मार्ग अपनाया, तब उसने एक गुप्त संस्था की स्थापना की जिसे कहा गया 9 अज्ञात लोग। इस गुप्त संगठन का उद्देश्य था प्राचीन और संवेदनशील ज्ञान को आम जनता से छिपाकर रखना ताकि उसका दुरुपयोग न हो सके। इस समाज के प्रत्येक सदस्य के पास एक विशेष पुस्तक होती थी
जिसमें किसी एक विशिष्ट विषय का अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली ज्ञान संकलित होता। ये विषय थे प्रचार कला, प्रोपेगेंडा, शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी, सूक्ष्मजीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, रसायन विद्या, एल्केमी, संचार प्रणाली, कम्युनिकेशन, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, खगोल विज्ञान, कॉस्मोलॉजी, प्रकाश विज्ञान, लाइट, और समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। कहा जाता है कि ये पुस्तकें इतनी शक्तिशाली थीं कि यदि गलत हाथों में चली जातीं तो विश्व विनाश की ओर बढ़ सकता था। इस सिद्धांत का प्रचार सबसे पहले 1923 में एक फ्रांसीसी लेखक लुई जैकोलियो और बाद में टेलबोट मुंडी द्वारा लिखी गई पुस्तक द नाइन अननोन के माध्यम से हुआ। इन लेखकों का मानना था कि अशोक ने इस संस्था की स्थापना की और इस गुप्त ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया गया बिना किसी सार्वजनिक उद्घाटन के। इस सिद्धांत के अनुसार यह गुप्त समाज हमेशा भारत में ही सक्रिय रहा और इन्होंने ऐसे अनेक वैज्ञानिक रहस्यों की रक्षा की जो आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए चुनौती बने हुए हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने ऐसा संजीवनी सा रसायन विकसित किया था जो किसी को अमर बना सकता था। कुछ का मानना है कि उनके पास एंटीग्रेविटी उपकरण और विनाशकारी हथियार तक मौजूद थे। कई षड्यंत्र सिद्धांतकारों, कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट्स का कहना है कि कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेता इनसे संपर्क साधने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन यह लोग सदैव पर्दे के पीछे ही रहे। कुछ का तो यह भी दावा है कि यह संस्था आज भी अस्तित्व में है, एक अदृश्य शक्ति की तरह जो विश्व के ज्ञान और तकनीक को प्रभावित करती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या यह सब केवल कल्पना है या फिर इसके पीछे कोई गूढ़ सच्चाई छिपी हुई है? अशोक के शिलालेखों और आदेशों में इस संस्था का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इतना संवेदनशील ज्ञान कभी लिखित रूप में साझा नहीं किया जाता, यह केवल गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता है। यह सिद्धांत एक बार फिर यह संकेत देता है कि प्राचीन भारत केवल धर्म और दर्शन का केंद्र नहीं था, बल्कि विज्ञान और गुप्त ज्ञान का भी एक विशाल भंडार था। 9 अज्ञात लोगों का रहस्य आज भी भारत के इतिहास में एक अंधेरा कोना बना हुआ है, जहां अब भी प्रकाश डालने की आवश्यकता है। अगले भाग में हम एक और प्रश्न की पड़ताल करेंगे, क्या प्राचीन भारत वास्तव में विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे था? विमानों से लेकर शल्य चिकित्सा तक, क्या यह सब केवल कल्पना है या इसके पीछे कोई वास्तविकता छिपी है? तैयार हो जाइए एक और चौंकाने वाले अध्याय के लिए। भाग 5, प्राचीन भारतीय विज्ञान और तकनीक। जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो अधिकतर चर्चा धर्म, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान की होती है, लेकिन एक और पक्ष है जो अक्सर हमारी नजरों से छूट जाता है, वह है प्राचीन भारत का विज्ञान और तकनीकी ज्ञान। आधुनिक युग में जब हम विज्ञान के आविष्कारों पर गर्व करते हैं तो यह समझना आवश्यक हो जाता है कि कई विज्ञान संबंधी अवधारणाएं भारत में हजारों साल पहले ही जन्म ले चुकी थीं। विमान शास्त्र, उड़ान का प्राचीन रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों वर्ष पूर्व भी भारत में उड़ने वाले यंत्रों की कल्पना की गई थी? वैमानिक शास्त्र, जिसे महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित बताया जाता है, ऐसा ही एक ग्रंथ है जिसमें विमानों के प्रकार, उनके निर्माण, ईंधन और उड़ान विधियों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इन विमानों को न केवल आकाश में बल्कि जल और स्थल पर भी चलने योग्य बताया गया है। यह सुनने में कल्पना जैसी लग सकती है, लेकिन इस ग्रंथ में वर्णित तकनीकों पर कई शोध हुए हैं और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन विचारों में विज्ञान के बीज अवश्य मौजूद हैं। सुश्रुत, शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत संहिता को विश्व का पहला सर्जिकल ग्रंथ माना जाता है। महर्षि सुश्रुत ने लगभग 300 प्रकार की शल्य क्रियाओं का वर्णन किया है और 120 से अधिक शल्य उपकरणों का विवरण भी दिया है। जब बाकी दुनिया घावों को धोने के प्राथमिक उपायों से भी अनभिज्ञ थी, तब भारत में प्लास्टिक सर्जरी और आंखों के ऑपरेशन किए जा रहे थे।
गणित और खगोल शास्त्र, शून्य से अंतरिक्ष तक भारत ने दुनिया को शून्य दिया, और यह योगदान था आर्यभट्ट का। उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है, जब विश्व इसे समतल समझता था। भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की चर्चा न्यूटन से सैकड़ों वर्ष पहले कर दी थी। ये सब इस बात का प्रमाण है कि गणित और खगोल शास्त्र में भारत अग्रणी था। आयुर्वेद और रसशास्त्र, रोगों से रक्षा का विज्ञान, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आज भी आयुर्वेद की रीढ़ हैं। इन ग्रंथों में विभिन्न रोगों, उनके कारणों और उपचारों का वैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है। आयुर्वेद केवल शरीर की चिकित्सा नहीं करता, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण शैली प्रदान करता है। रसशास्त्र में पारा, मरकरी और धातुओं पर आधारित अनेक प्रयोगों का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि कुछ रसायनों से सोना बनाने की विधियां भी ज्ञात थीं। यह आज भले ही रहस्य लगे, लेकिन कई तांत्रिक परंपराओं में इन प्रयोगों के प्रमाण मिलते हैं। वास्तु और पंचांग विज्ञान से जुड़ी परंपराएं। भारत में वास्तुशास्त्र सिर्फ घर बनाने की कला नहीं थी, बल्कि यह ऊर्जा संतुलन पर आधारित एक विज्ञान था। पंचांग और नक्षत्र ज्ञान किसी भी कार्य की शुभता और मौसमों की भविष्यवाणी करने का वैज्ञानिक तरीका था। ये सभी परंपराएं दर्शाती हैं कि भारतीय जीवन शैली वैज्ञानिक सोच से ओतप्रोत थी। तो फिर यह ज्ञान कहाँ गया? अगर हमारे पूर्वजों के पास इतना समृद्ध विज्ञान था, तो आज वह कहाँ है? क्या यह बाहरी आक्रमणों, औपनिवेशिक शासन और समय के साथ नष्ट हो गया, या फिर 9 अनजान लोग जैसी गुप्त संस्थाओं ने इसे जानबूझकर छिपा कर रखा? शायद इस ज्ञान को कभी दस्तावेजों में पूरी तरह नहीं लिखा गया, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हस्तांतरित किया गया। यही कारण है कि यह ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता गया। निष्कर्ष, एक वैज्ञानिक सभ्यता की झलक। प्राचीन भारत केवल धर्म और दर्शन का केंद्र नहीं था, बल्कि यह विज्ञान, चिकित्सा, अंतरिक्ष ज्ञान और तकनीकी क्षमता का भी भंडार था। हमारे गांवों की परंपराओं में, हमारे त्योहारों में और यहाँ तक कि रोजमर्रा की जीवन शैली में भी उस विज्ञान की झलक अब भी देखी जा सकती है। अगले भाग में हम जानेंगे उन स्थानों और भविष्यवाणियों के बारे में जिन्हें आज भी रहस्यमयी और शापित कहा जाता है। क्या वे केवल मिथक हैं या उनके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई छुपी है? भाग 6, शापित स्थल और भविष्यवाणियां। भारत एक ऐसा देश जहां हर कोने में कोई न कोई कहानी दबी हुई है। कुछ रोमांचक, कुछ रहस्यमयी और कुछ ऐसी जो शापित मानी जाती हैं। ये स्थान और भविष्यवाणियां केवल लोक कथाएं या कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि इन्हें धर्म ग्रंथों, ऐतिहासिक घटनाओं और मौखिक परंपराओं में विशेष स्थान प्राप्त है। भानगढ़ का किला एक रहस्यमयी खामोशी। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया स्थलों में गिना जाता है। यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने एक चेतावनी बोर्ड लगाया है, जिसमें सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषिद्ध बताया गया है। किंवदंती है कि एक तांत्रिक ने वहां की रानी को प्राप्त करने हेतु काला जादू किया था, परंतु वह प्रयोग उल्टा पड़ गया। रानी ने उसके छल को पहचानकर मंत्र से उसे पराजित कर दिया, लेकिन मरते समय तांत्रिक ने पूरे नगर को शाप दे दिया और तब से यह किला वीरान पड़ा है। शनि शिंगणापुर, जहां दरवाजे नहीं होते। महाराष्ट्र का एक अनूठा गांव है शनि शिंगणापुर, जहां किसी भी घर, बैंक या दुकान में दरवाजे या ताले नहीं होते। यहाँ के लोग मानते हैं कि यदि कोई चोरी करता है तो शनि देवता उसे दंडित करते हैं। वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है और वास्तव में वहां चोरी की घटनाएं नाम मात्र की ही हैं। यह विश्वास आज भी जीवित है और आधुनिकता के इस युग में भी यह गांव आस्था का प्रतीक बना हुआ है। भविष्य पुराण और अंग्रेजों की भविष्यवाणी। भविष्य पुराण में अनेक ऐसी घटनाओं का वर्णन मिलता है जो समय के साथ सच सिद्ध होती गईं। उदाहरण के लिए
इसमें कहा गया है, गौर वर्ण के लोग समुद्र पार से आएंगे और भारतवर्ष पर राज करेंगे। इस भविष्यवाणी को अंग्रेजों के आगमन और उनके शासन से जोड़ा जाता है। एक पौराणिक ग्रंथ में इतनी सटीक झलक आधुनिक इतिहास की, यह संयोग मात्र नहीं कहा जा सकता। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी। भारत का उदय नास्त्रेदमस, एक फ्रेंच भविष्यवक्ता, जिनकी भविष्यवाणियां विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में भारत के भविष्य का संकेत दिया था। उनके अनुसार एक ऐसा राष्ट्र पूर्व से उभरेगा जो संपूर्ण विश्व को ज्ञान और चेतना की ओर ले जाएगा, और यह राष्ट्र भारत ही हो सकता है। कुलधरा गांव एक रात्रि में वीरान राजस्थान का ही एक और गांव है, कुलधरा। मान्यता है कि एक लालची मंत्री की बुरी दृष्टि गांव की एक कन्या पर पड़ी। गांववासियों ने उस अपमान से बचने के लिए एक रात में पूरा गांव खाली कर दिया और जाते जाते यह शाप दे गए कि कोई भी यहां दोबारा बस नहीं पाएगा। आज भी यह गांव वीरान पड़ा है और यहां रात में अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं, ऐसा लोगों का कहना है। क्या इनमें सच्चाई है? इन शापित स्थलों और भविष्यवाणियों में कितनी सच्चाई है, यह कहना कठिन है। परंतु यह निश्चित है कि ये कहानियां केवल डर या रहस्य का माध्यम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतावनी भी हैं। ये कहानियां हमें नैतिकता, धर्म और लोक परंपराओं के गहरे संदेश देती हैं, जो हमें आत्ममंथन करने को प्रेरित करती हैं। अगले और अंतिम भाग में हम इन सभी रहस्यों का विश्लेषण करेंगे। क्या भारत वाकई रहस्यमयी है? क्या इन कहानियों में कोई ऐसा ज्ञान छिपा है जो आधुनिकता से परे है? क्या अतीत के ये रहस्य भविष्य के नए प्रश्नों की चाबी हैं? तैयार हो जाइए अंत के लिए एक समापन जो नए विचारों और नई खोजों की शुरुआत करेगा। धन्यवाद। प्राचीन भारत का ज्ञान केवल धर्म, तंत्र मंत्र या योग तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक गहरी वैज्ञानिक और दार्शनिक धारा से जुड़ा हुआ था, जो समग्र मानवता के लिए अनमोल था। तक्षशिला और नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में न केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, बल्कि यहाँ खगोलशास्त्र, आयुर्वेद, गणित, तंत्र विद्या और आत्मा विज्ञान जैसे गहरे और रहस्यमय विषयों पर भी गहन अध्ययन होता था। यह विश्वविद्यालय न केवल भारतीय समाज बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज्ञान के बड़े केंद्र थे। इन विद्यालयों के भीतर ऐसा गुप्त ज्ञान था जिसे आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका। माना जाता है कि यहाँ पर जिन विषयों पर चर्चा की जाती थी, वे आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक चुनौती प्रस्तुत करते थे। उदाहरण स्वरूप, भारतीय खगोलशास्त्र में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का अध्ययन इतना परिष्कृत था कि यह आज भी कई अंशों में आधुनिक खगोलशास्त्र से मेल खाता है। आयुर्वेद में उपचार और जीवन शैली से संबंधित ऐसे सिद्धांत दिए गए थे जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते थे। क्या ये विद्याएं केवल आत्मोन्नति के लिए थीं, या इनका उद्देश्य मानवता को एक बेहतर दिशा में अग्रसर करना था? क्या ये गुप्त शास्त्र एक ऐसी शक्ति के रूप में कार्य करते थे जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्धारित थे? कई शोधकर्ता और इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन भारत के इन ज्ञान भंडारों में ऐसी शक्ति थी जो पूरे विश्व को बदल सकती थी। क्या यह गुप्त ज्ञान किसी कारणवश नष्ट कर दिया गया था, और अगर हाँ, तो क्यों? क्या यह नष्ट किया गया था ताकि उस समय के आक्रमणकारी साम्राज्यों को कोई खतरा न हो? क्या इन विश्वविद्यालयों के नष्ट होने के पीछे कोई गुप्त कारण था जिसे आज तक हम नहीं समझ पाए हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या यह ज्ञान आज भी कहीं छिपा हुआ है जो किसी दिन फिर से हमें अपनी वास्तविकता और चेतना को समझने में मदद कर सकता है?
क्या यह ज्ञान हमारी आत्मिक उन्नति और जीवन के गहरे सत्य को जानने का एक साधन हो सकता है? इन सवालों के जवाब हमारी सोच और दुनिया की समझ को बदल सकते हैं। क्या हम सचमुच प्राचीन भारत के गुप्त ज्ञान से जुड़कर उस महान धारा का हिस्सा बन सकते हैं, या यह सब एक रहस्य ही बना रहेगा? प्राचीन भारत का ज्ञान एक ऐसी धारा है जो न केवल धर्म और आध्यात्मिकता से जुड़ी थी, बल्कि विज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र, आयुर्वेद, चिकित्सा, वास्तुशास्त्र और तंत्र विद्या जैसे गहरे और रहस्यमय विषयों में भी अपनी अहम भूमिका निभाती थी। यह केवल एक धार्मिक और आध्यात्मिक राष्ट्र नहीं था, बल्कि एक ऐसा देश था जहां विज्ञान और कला का मिलाजुला रूप था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों का अस्तित्व इस बात का प्रमाण था कि यहाँ पर केवल ज्ञान की पूजा ही नहीं होती थी, बल्कि उसे व्यावहारिक रूप में भी लागू किया जाता था। इन विश्वविद्यालयों में भारतीय समाज के हर पहलू पर शोध किया जाता था, और जो ज्ञान यहाँ से निकलकर दुनिया भर में फैला, उसने समूचे मानवता को गहरे तरीके से प्रभावित किया। खगोलशास्त्र में भारतीय विद्वानों ने ग्रहों और नक्षत्रों के अध्ययन में इतनी गहराई प्राप्त की थी कि उनका ज्ञान आज भी आधुनिक खगोलशास्त्र से मेल खाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि पृथ्वी गोल है और यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। यह विचार तब प्रकट हुआ था जब पश्चिमी दुनिया में यह मान्यता थी कि पृथ्वी समतल है। क्या यह केवल काल्पनिक विचार था, या फिर यह कोई प्राचीन गुप्त ज्ञान था जो एक ऐसे समय में प्रकट हुआ जब आधुनिक विज्ञान की नींव भी नहीं पड़ी थी? आयुर्वेद, जो भारत का प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है, न केवल शरीर बल्कि आत्मा और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता था। आयुर्वेद के सिद्धांतों में जीवन के हर पहलू को संतुलित करने की विधि दी गई है, और यह आज भी हमारी चिकित्सा पद्धतियों का हिस्सा है। क्या इसका उद्देश्य केवल शारीरिक इलाज था, या फिर यह हमारी आत्मिक उन्नति और चेतना के स्तर को भी उन्नत करने का एक साधन था? वहीं प्राचीन भारतीय गणितज्ञों जैसे आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और श्रीधराचार्य ने गणित और अंकगणित के ऐसे सिद्धांत दिए जो आज भी गणना के लिए आधारभूत हैं। उदाहरण के लिए शून्य का आविष्कार और त्रिकोणमिति के सिद्धांतों का प्रयोग आधुनिक गणित के लिए अनमोल धरोहर हैं। क्या यह ज्ञान केवल जीवन की गणनाओं तक सीमित था, या फिर यह जीवन के गहरे अर्थ और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का एक तरीका था? पारंपरिक भारतीय वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र भी एक अन्य रोचक क्षेत्र है। इन शास्त्रों में न केवल भवनों के निर्माण की तकनीक दी गई है, बल्कि यह भी बताया गया कि किसी स्थान की ऊर्जा को किस प्रकार संतुलित किया जा सकता है। क्या वास्तुशास्त्र और ज्योतिष केवल कर्मकांडी अभ्यास थे, या फिर ये मानव जीवन और प्रकृति के गहरे कनेक्शनों को समझने के लिए विकसित किए गए थे? इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन भारत में इतनी गहरी समझ और विज्ञान का विकास हुआ था कि यह अन्य देशों के लिए एक चुनौती बन गया। क्या यह गुप्त ज्ञान जानबूझकर नष्ट किया गया था ताकि बाहरी आक्रमणकारी ताकतों से बचाव किया जा सके? क्या इस ज्ञान को समझने और फैलाने का एक उद्देश्य था जो आज भी अप्रकट है? क्या यह ज्ञान किसी खास जाति या वर्ग के लिए था, या फिर यह संपूर्ण मानवता के लिए था? आज जब हम आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इतनी तरक्की देख रहे हैं, तो यह प्रश्न उठता है कि क्या यह सब वास्तव में हमारी समझ और खोज का हिस्सा है, या फिर यह वह गुप्त ज्ञान है जो समय के साथ खो गया और अब हमें फिर से उसे प्राप्त करने की आवश्यकता है? क्या प्राचीन भारत का यह ज्ञान अब भी कहीं छिपा हुआ है? क्या यह हमारे समाज को एक नई दिशा देने की क्षमता रखता है? यह न केवल एक प्रश्न है, बल्कि एक रहस्य भी है, जिसे आज के वैज्ञानिक और इतिहासकार हल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राचीन भारत का यह गुप्त ज्ञान न केवल हमारे सामूहिक अतीत की खोज का हिस्सा है, बल्कि यह हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। क्या हम इसे फिर से प्रकट कर सकते हैं?
क्या यह ज्ञान हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है? क्या यह प्राचीन धरोहर हमारी नई पीढ़ी को एक नया दृष्टिकोण दे सकती है, जो हमें जीवन और ब्रह्मांड के संबंध को और गहरे समझने में मदद करेगा? इन सवालों का जवाब केवल समय और खोज में ही मिल सकता है, लेकिन यह भी सच है कि प्राचीन भारत का ज्ञान हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है, जो हमसे अपनी कहानी कहने के लिए तैयार है।